हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ हर्षिका राणा। तो आज के वीडियो में हम लोग अपना जो प्रीवियस सीरीज़ हम लोग की शुरू हुई थी ईवीएस के पैडागोजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्या ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे बिफोर आर एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो है ये उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोगों ने 2018 एंड 2019 के दोनों पेपर के टोटल 30 क्वेश्चंस जो थे वो हमने कवर किए थे। अब हम लोग आगे का जो है वो कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें सितंबर 2016 है, बट ये इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो दिसंबर 2018 एंड फरवरी 2016 के जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटेशन इज वन ऑफ द indicator of assessment. Which one of the following is the most appropriate way of assessing experimentation indicator? Creative writing, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड पिक्चर रीडिंग। देखिए एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो हमेशा करने से होता है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग जो होती है उसमें हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इंक्लूड होती हैं, ना कि उसमें उसको हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो ऑलरेडी आपको चीज़ें आती हैं उनको आप करके दिखा रहे हो, जैसे कि हमें जो चीज़ सिखाई जानी है तो टीचर हमें करके दिखाता है, उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी चीज़ को आप खुद से करके देख रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट आपको पहले से नहीं पता। ठीक है, तो ये होता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस हैव अ लॉट ऑफ अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन मैनी टॉपिक्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग, वाटर साइकिल, प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट कंसेप्शन क्या होता है कि उनको अच्छे से चीज़ें जब क्लियर नहीं होती है, हमें भी ठीक से कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं होती तो उससे रिलेटेड कई सारी धारणाएं जो हैं वो हम लोग बनाते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो हो सकता है इस वजह से है ना। तो भले हमें उसका रियल रीज़न जो है वो नहीं पता है, तो उसका जो पीछे का कारण है हमारे ऑल्टरनेट कंसेप्शंस का वो क्या क्या है। तो ऑब्वियसली हम जो अपने आसपास चीज़ें देखते हैं उन्हीं सब चीज़ों से हमारे जो कंसेप्शन है वो बनते हैं। तो हमारे आसपास देखिए फैमिली भी आती है, टेक्स्ट बुक्स भी आती हैं, टीचर्स भी आते हैं एंड स्टोरीज पोएम्स जो हैं वो भी आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि ए बी सी एंड डी। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी इन ईवीएस क्लासरूम। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ईवीएस क्लासरूम में कौन कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो ऑब्वियसली सारे यूज़ होना चाहिए, सबके अपने अपने यूज़ होते हैं। पिक्चर रीडिंग का भी होता है, फील्ड विजिट का भी होता है एंड ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ होता है। सिर्फ किसी एक चीज़ का हम नहीं कर सकते, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो एनसीएफ से रिलेटेड आता है, जो कि हमेशा 5 मार्क्स जो है मिनिमम वो कवर करते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसका क्वेश्चन है, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट एज एन इंटीग्रेटेड से मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक करके पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो सीटेट ने माना है SCF 1975। हालांकि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो कहीं आपको 2000 मिलेगा, कहीं 2005 मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो सीटेट ने 1975 माना है। फिर आता है, व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन। देखिए ये वही है जो मैंने अभी आपको अल्टरनेट कॉन्सेप्शन जो बोला था उससे रिलेटेड। तो इसका आंसर जो है वो आइडिया दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है कि जो पहले एक्सेप्ट जो मतलब ऑफिशियली जो चीज़ें जो हैं एक्सेप्ट की जाती हैं या उसका जो मीनिंग है उसके अलावा जो चीज़ें सोची जाती हैं या उस चीज़ को लेके धारणाएं बनी हुई हैं उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स।
तो हमारा जो आंसर है वो 1 ही है। लेकिन एग्जाम में जो है क्या कि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हमें पहला आंसर सही लग रहा है हम उसको लगा देते हैं, बाकी ऑप्शन हम लोग देखते भी नहीं है। लेकिन व्हाट इफ अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई उससे बेटर ऑप्शन हुआ, है ना। भले ही आपको 100% श्योर है कि यही आंसर है, लेकिन फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस पर नज़र डालना ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग ड्यूरिंग एग्ज़ाम थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं, और हो सकता है कि कई क्वेश्चंस एक्चुअल में होते हैं कि 100% सही ही होते हैं, आपको भी पता है कि यही सही होते हैं, लेकिन वो एक आदत जो माइंड की होती है कि हाँ एक आंसर को सही मान के छोड़ देने की, तो वो जो आपके एक्चुअल में दूसरा आंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उस क्वेश्चन को गलत करने की आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 20 क्वेश्चन जो हैं या 28 क्वेश्चन भी मान लीजिए 100% सही वाले आपने पकड़ लिए, लेकिन जो 28 में आपका एक रूटीन रहा कि हाँ एक आंसर पता होने पे आपने वही लगा दिया, बाकी ऑप्शन नहीं देखे, और 2 क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट थे जिसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस डाले गए हैं कि आपको यही 100% सही लगने वाला है, जैसे कि फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो वो आप फिजियोलॉजी को भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं और आप उसको सही करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिखा तो फिजियोलॉजी है, लेकिन आप उसको उसी जगह पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करें कि उसकी आदत पड़े सारे के सारे ऑप्शंस को देखने की, ताकि अगर आपसे ऐसी कोई भी एरर हो रही है, ठीक है, तो वो जो है उसको आप स्किप कर पाएँ और आपके जो 1-2 मार्क्स इनके चक्कर में कट जाते हैं वो बचें। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारा आता है वुमेन आर वीकर देन मैन। इट इज़ देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मुझे सही नहीं लगता, लेकिन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो स्टीरियोटाइप भी बोल सकते हैं और मिथ भी बोल सकते हैं। हालांकि इसका आंसर जो सीटेट ने माना है वो मिथ माना है, और मैंने काफ़ी इसको सर्च भी किया, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि अगर ग्रामेटिकल वे में भी देखा जाए इट इज़ अ स्टीरियोटाइप तो भी ग्रामेटिकली सही है, एंड इट इज़ अ मिथ तो भी ग्रामेटिकली सही है। लेकिन सीटेट ने क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर मिथ माना है, तो आगे से आप लोग चारों क्वेश्चन को चारों ऑप्शन को देखकर ही आंसर करें कि क्या चीज़ है। अगर इसके सही रीज़न किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मुझे भी बताइएगा, अगर मैं ये इसका रीज़न को ढूंढने में सफल नहीं रही हूँ, लेकिन इसका कोई रीज़न है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज elderly people are wise and have time. No, it provides learning opportunity in real setting. Yes, real setting में आपको अपॉर्चुनिटीज जो हैं लर्निंग की वो मिल रही हैं, और हम इसको प्रेफरेंस हमेशा देते हैं जो रियल वर्ल्ड से और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, उससे कनेक्ट करके जो लर्निंग होती है उसको हम लोग हमेशा ही प्रेफरेंस देते हैं। तो सेकंड जो है हमारा क्वेश्चन होगा। अब क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस पहले भी कर चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है यही आंसर है, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना है। मैं फिर बोल रही हूँ, एग्जाम में हमें चारों ऑप्शन जो हैं वो देखने हैं। और अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ईवीएस चिल्ड्रन पर्टिकुलरली एंजॉय learning crafts and arts in groups because it promotes peer learning. Yes. It improves social learning. Yes. Children become happy and respond with enthusiasm when their creative works are appreciated. Definitely आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे तो वो उत्साहित होंगे। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द क्लास। देखिए डिसिप्लिन के लिए, सिर्फ डिसिप्लिन के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट होता है कि हाँ डिसिप्लिन थोड़ा बहुत मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन उसको हम शोर शराबे से नहीं कर सकते। अगर बच्चा सीख रहा है कुछ करके और उसमें कुछ शोर हो रहा है तो हम उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, तो लेकिन इस वे में वही आ रहा है कि बस डिसिप्लिन में रहना चाहिए बच्चे को, इसमें भी आ रहा है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, बी एंड सी। फिर हमारा क्वेश्चन आता है इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग learning to life outside school and enriching.
इट इम्प्लाइज। ओके, तो लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स। अब बच्चा इतना छोटा है तो उसको ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज कहाँ समझ में आने वाले हैं, उसको हमें इंटीग्रेटेड वे में भी पढ़ाना पड़ रहा है, उसके कॉग्निटिव स्किल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। होल स्कूल अप्रोच, नहीं होल स्कूल अप्रोच कैसे, हम तो उसको आउटसाइड स्कूल लेके जा रहे हैं, तो हम उसको होल स्कूल अप्रोच भी नहीं बोल सकते। गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि हम लोग क्लासरूम लर्निंग जो है उसी को लिंक कर रहे हैं, यानी कि वो करिकुलम का पार्ट है। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, यस, ये जो है ये बिल्कुल सही है, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। विच इज द मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील इन स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मिड डे मील से एक्चुअल में हम लोग बच्चों को जो है फूड से रिलेटेड जो ईवीएस में चैप्टर है, थीम है, उससे हम लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक तो डेली रूटीन जो है, रियल लाइफ जो है उनकी, वो कनेक्ट होगी। वो रोज खाना खाते हैं तो उनके लिए वो कुछ नया नहीं है, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट उसमें लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कनेक्टेड जो है वो फील करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो है इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग, ठीक है। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाई, ठीक है। लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, load of incomprehension needs to be reduced, the EVS curriculum needs to be reduced to half, less weight of school bag। नहीं, देखिए हमेशा हम लोग जो ध्यान देते हैं वो हमेशा हम कॉम्प्रीहेंशन पे देते हैं, ठीक है। तो लोड ऑफ इनकॉम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड का मतलब ये है कि जो कॉम्प्रीहेंड बच्चा कर सकता है, हम उस तरीके से पूरे कॉन्टेक्स्ट को प्रेजेंट करें, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हम लोग पूरा ठूस दें कि डेफिनेशन किसी चीज़ की बता दी या उससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बता दिया। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना है, बच्चा जो है वो कॉम्प्रीहेंड भी कर पाए, इस वे में हमें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये है। व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम? ग्रुप लर्निंग, ओके, ग्रुप लर्निंग का पूछा है इसमें। टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मर एंड लो एनरिचिंग, नहीं, सेग्रीगेट हमें बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं है। टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन, हाँ, एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपको बाकी ऑप्शन भी देखना है, लेकिन मुझे पता है यही सही आंसर है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो जो है वो लंबा ना हो। फिर आता है अ क्लास 5th टीचर टेक्स एन aluminum. A class 5th teacher takes an aluminum foil and puts it in water and shows that it floats. Okay. She then crumples and squeezes the foil tightly and puts it in water again and shows to the students that it sinks. She then asks the students to think and give reasons why they think this has happened. Which one of the following process skills will be used in answering this question? ठीक है, तो इसका जो, और इसका एक ऑप्शन जो है वो गायब है, तो इसका चौथा ऑप्शन क्या है? परिकल्पना। परिकल्पना इज लाइक हाइपोथेसिस, ओके। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइपोथेसिस, एंड इसका जो आंसर है वो भी हाइपोथेसिस है, लेकिन जो बाकी जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों नहीं है। क्लासिफाइंग क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का जैसे कि कोई आपकी क्लास में ए से जेड तक के बच्चे जो हैं वो हैं, मतलब उनके जो नेम्स हैं वो इन अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो ए को आपने अलग कर दिया, बी को आपने अलग अलग रख दिया, सी को आपने अलग अलग, तो ये आपने क्लासीफाई कर दिया। ऑब्जर्विंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर आप उसका कोई भी रीजन को बता रहे हो, ठीक है। आपने कुछ जो चीज हो रही है सिर्फ उसी को ऑब्जर्व किया जो आपको दिखाई दे रही है, जो आप, ठीक है, कुछ उसमें आप अपनी सोच नहीं डाल रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, जो आपको दिखाई दे रही है वो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। फिर आता है मेजरिंग, तो हम सबको पता है वो नापना होता है, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। लेकिन हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक्चुअल में आइडिया लगाना होता है, वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही,
लेकिन वो चीज क्यों हो रही है, ये सारी चीजें जो है वो हाइपोथेसिस में आ जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि एल्यूमिनियम फॉइल अगर वो एक प्लेन शीट है तो वो तैर रही है, लेकिन जब हमने उसको क्रम कर दिया वो डल गई, वो डूब गई, सॉरी। तो वो ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीजन जो ढूंढ रहे हो ना, तो वो आपकी परिकल्पना में आ जाती है कि आप थॉट्स में चले गए, तो दिस इज द आंसर मीन्स हाइपोथेसिस। फिर आता है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस पेडागोजी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायरेबल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट, ठीक है, ईवीएस पेडागोजी के लिए इनमें से कौन सा डिजायरेबल प्रैक्टिस नहीं है। नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, ये तो मस्ट है। नॉलेजिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज ओवर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, नहीं, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को हमेशा हमें ऊपर रखना है, तो यही आंसर होना चाहिए, बट हम दूसरे भी पढ़ लेते हैं। प्रमोटिंग प्लूरैलिटी ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो बिल्कुल है। तो आपको जो ऑप्शन कंफ्यूजन हो सकता है वो इन दो में हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है प्रमोटिंग प्लूरैलिटी ऑफ टेक्स्ट, लेकिन अब आपको एक जो है वो ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि टेक्स्ट बुक को सुपीरियर बता दिया गया है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो जो बिल्कुल नकारात्मक सोच हो जाती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो है ना कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया है जो कि एक पॉजिटिव चीज है। तो डेफिनेटली हम लोग सेकंड ऑप्शन को मानेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ पॉजिटिव भी हो रहा हो, ठीक है। तो सेकंड जो है वो हमारा ऑप्शन है। फिर आता है महेश, अ क्लास 4th टीचर प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट, सैनिटाइज, कोविड-19 में सेंसिटाइज भी सैनिटाइज लग रहा है। तो महेश, अ क्लास 4 टीचर प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो अगर बच्चे को सेंसिटाइज करना है पेड़ के प्रति, तो ऑब्वियसली आप लोग उससे वही काम करवाएंगे जिससे उसका लगाव हो, और लगाव किस चीज से होगा, पेड़ों से, ताकि वो उनको अडॉप्ट करे और नर्चर करे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। फिर हमारा देखिए फिर से एनसीएफ से रिलेटेड आ गया, और ये सिलेबस से रिलेट जो होता है ना वो हमेशा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है, जबकि मैंने 2 ही वीडियो बना रही हूँ मैं अभी, जो है ये मेरा दूसरा वीडियो है, और इसमें ये तीसरी बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसमें टॉप ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा सिलेबस का ही होता है, थीम से रिलेटेड, ठीक है। तो एज पर द एनसीएफ 2005 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस, तो थीम जो है वो सोलर सिस्टम, वेदर, एनर्जी, फूड, तो फूड जो है वो हमारी थीम है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग अ थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस, ओके। तो थीम बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट फेवर में है सबसे स्ट्रॉन्ग, वो भी इट हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड, सही है। इट हेल्प्स इन कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड स्किल्स, कह सकते हैं, बट इतना वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड असेसिंग नॉलेज हॉलिस्टिकली, यस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले भी पूछा गया था, लेकिन इसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया था, इनका ऑप्शन जो था वो बहुत अलग तरीके से था, लेकिन ये क्वेश्चन अब ये तीसरी बार फिर से जो है रिपीट हुआ है, यानी कि देखिए आपके जो थीम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जो एनसीएफ से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको अच्छे से तैयार रखनी ही है। Stories are an important aspect of teaching learning EVS in primary classes. Which one of the following is least appropriate reason for including storytelling as pedagogy in EVS classroom? ठीक है, तो least हमें बताना है। तो stories cut across various subject areas, सही है। Stories help in class management, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लास मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। इम्पोर्टेंस जो है
वो हमेशा बच्चे को ध्यान में रख के देनी है हमें हर चीज को, ठीक है। तो हमारा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो यही हो जाता है, लेकिन एग्जाम में हम चारों ऑप्शन देखेंगे। द कंटेंट इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड अवॉइड डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशन, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। डिस्करेज रोट लर्निंग, बिल्कुल डिस्करेज करनी चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, बिल्कुल। गिव ओनली रिटन इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड, नहीं, सिर्फ रिटन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, आपको वो फैसिलिटेट करना है बच्चे को, ताकि वो अपने एक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर पाए अपनी नॉलेज को, ठीक है। तो ए, बी एंड सी जो है वो हमारे आंसर्स हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज, देखिए ये फिर से आ गया होलिस्टिक लर्निंग या थीम से रिलेटेड, मतलब 4 क्वेश्चंस अब हमारे हो गए 2 वीडियोस में। तो इंटीग्रेटेड डेफिनेटली, इंक्लूसिव डेफिनेटली, थीमेटिक हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following statements about assessment procedures is least appropriate? Which one of the following statements about assessment procedures? Okay. Assessment को ध्यान में रखते हुए हमें least appropriate मतलब सबसे कम उपयोगी जो है उसको छांटना है। Preparing a list of learning indicators and sub indicators makes the reporting more detailed. हाँ बिल्कुल। Remarks like fair, good and very good given अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ चाइल्ड्स लर्निंग, नहीं, फेयर, गुड, वेरी गुड देने से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, ज्यादा बच्चे को नहीं समझ में आएगा, वो बच्चा जो है बस खुश हो जाएगा और कुछ टाइम तक थोड़ा सा उसको एंजॉय करेगा, लेकिन उससे आपकी ना तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता पर्टिकुलरली कि क्या चीज मैंने अच्छी करी, वो ओवरऑल चीज जो है उसको अच्छा मान लेगा, ठीक है। और कोई भी कमी अगर होगी तो वो उसको पता कैसे चलेगी, इसलिए आपको डिटेल में बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ इतना देने से काम नहीं चलेगा। पोर्टफोलियोज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट कंटेन ओनली देयर बेस्ट बट ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, बिल्कुल सारे के सारे उसमें होंगे तो बच्चा जो है अपनी प्रोग्रेस को खुद भी देख पाएगा और टीचर्स उसको गाइड भी कर पाएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं तो टीचर्स के पास सारे बच्चों के सारे वर्क होने चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े वो खुद उस प्रोग्रेस को देख पाए, ठीक है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे बच्चे हो। फिर हो जाता है गिविंग पर्सनल डिटेल्स एंड इंडिविजुअल फीडबैक टू अ चाइल्ड इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस, बिल्कुल सही। तो हमारा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अप्रोप्रिएट हो जाता है, वो होता है रिमार्क्स लाइक फेयर, गुड एंड वेरी गुड। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। Have you ever seen animals around your house or school that have small babies? Write their names in the notebook. Okay. Which process skill is assessed through this question? क्या देखा जा रहा है इसमें? हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन? नो, ना तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस नहीं, हाइपोथेसिस अगर होता तो मतलब ये होता है कि उस एनिमल ने क्या किया होगा, क्यों नहीं किया होगा, ये एनिमल ऐसा क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ये हाइपोथेसिस में चली जाती हैं। लेकिन बच्चे को एनिमल को देखना है और बनाना है, यानी कि ऑब्जर्व करना है और बनाना है और लिखना है, सॉरी, और लिखना है तो मतलब रिकॉर्डिंग करनी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, सॉरी। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, द टीचर ऑफ क्लास 5th A gave the question, राइट 5 advantages of tree, while the teacher of class 5th B gave the question, what would happen if there were no trees on the earth, ठीक है। तो एक क्लोज एंडेड है और एक ओपन एंडेड है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज क्वेश्चंस, अच्छा यही पूछा हुआ है। तो ए इज ओपन एंडेड नहीं, जब आपको एक लिमिट दे दी यानी कि 5 एडवांटेजेस, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। तो वो क्लोज एंडेड है ए, और बी जो है उसमें आपको कुछ रोका नहीं, आप जो कुछ भी लिख सकते हो ट्रीज के बारे में, कि अगर ट्रीज अर्थ पे नहीं होंगे तो आखिर अर्थ का क्या होगा। तो इसमें कोई भी रोक नहीं लगाया है कि 5 सेंटेंसेस में बताइए या एक पैराग्राफ में बताइए, आपको जो लिखना है आप लिखो, जितना भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारा ओपन एंडेड हो गया। तो इसमें देखिए कहाँ है, ए इज क्लोज एंडेड एंड बी इज ओपन एंडेड, लेकिन इसमें देखिए डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट भी है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, हाँ ये रहा, देखिए 4 में जो है वो आंसर सही है, ए इज क्लोज एंडेड एंड कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है कि उसके
बहुत ज़्यादा सोच जो है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो नहीं है उसमें, कंक्रीट थिंकिंग है, ठीक है। डाइवर्जेंट होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है, बिल्कुल ठीक। तो ये डाइवर्जेंट हो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट असेसिंग लर्नर्स इन ईवीएस क्लास 1। ओरल टेस्ट चिल्ड्रन में बी may not be able to write, ठीक है बिल्कुल। ड्राइंग एज चिल्ड्रन एंजॉय इट, बिल्कुल सही है। टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है। देयर इज नो नीड टू असेसमेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर जो है वो ए बी एंड सी है, क्योंकि असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स नामा टॉट that a father, mother and their children constitute nuclear family, and if grandparents and other relatives stay along, then it is an extended family. What do you think of this? तो रामा इज इंसेंसिटिव जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, हाँ ये आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि फैमिली सिर्फ इन दो तरीके से नहीं बनती। आपने देखा होगा फैमिली में अगर हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, बाकी रिलेटिव्स ना रहते हो, तो भी बच्चे को पता होना चाहिए। काफ़ी बच्चे होंगे जो अपने फादर के साथ रहते होंगे, काफ़ी बच्चे होते होंगे जो अपने मदर के साथ रहते होंगे। तो ये जो फैमिलीज होती हैं उन फैमिलीज को किस टाइप का कहा जाता है? तो इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। फिर आता है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ। देखिए ये फिर से रिपीट हुआ है। ये तीन चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमेशा ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन ये होता है। इसमें बाला की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है, तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। डायरेक्ट हम लोग इसकी फुल फॉर्म पे जाएंगे जो कि है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। फिर आता है, अभय asked his students to do a survey in groups on diseases that people in their neighborhood suffered from. Okay, the survey is not mentioned in the textbook, which option is not relevant for this teaching learning strategy? तो it helps children connect their learning। देखिए ये ध्यान रखिए कि इसमें नॉट पूछा है, लगाया है या नहीं लगाया है। ये मोस्टली जो होता है ना ये स्किप हो जाते हैं, और हम लोग अगर उन्होंने एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे हम उसको देखते नहीं है और पहला हमें सही लगता है हम लगा जाते हैं, हालांकि उसमें 3 सही होते हैं आंसर, और हमें 3 ऑप्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नेगेटिव वाला जो होता है वो हमारा आंसर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा चारों आंसर जो हैं वो देखिए। ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक प्रेशर की वजह से हमसे हो जाती है वो करने से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो इट इनेबल चिल्ड्रन कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ, नहीं ये सही है। इट इनेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डेटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर, नहीं ये भी बिल्कुल सही है। एंड इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दैट दे सफर्ड फ्रॉम, हाँ ये बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा आंसर जो है वो होगा, क्योंकि अगर बच्चे डिजीज के बारे में पता करेंगे या सर्वे करेंगे तो उससे उनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप सर्वे कर रहे हो तो डेफिनेटली बच्चे उन डिजीज के बारे में कम्युनिटी मेंबर से पूछेंगे कि आखिर ये जो चीज़ें जो उनको डिजीज हो रहा है वो क्या चीज़ है, कैसे सफ़र किए, तो वो खुद उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और जिनको डिजीज है वो तो डॉक्टर के पास जा रहा होगा तो उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी होगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन प्रिया आस्क्ड चिल्ड्रन asked children's experiences when they faced any emergencies. Okay, children narrated their experiences with fire, electric shock and road accidents. She asked questions, assessed their existing understandings, and discussed safety aspects using resources such as road safety, okay, advertisements from newspapers, and also used LPG and electric bill to discuss safety guidelines on fire and electric shock respectively. ठीक है, which is the most appropriate approach that Priya employed?
तो सिंपल सी बात है, इतने सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो वो एक इंक्वायरी जो है वो हो रही है, ठीक है। तो ये एक इंक्वायरी अप्रोच है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल में सिर्फ एक्सपीरियंस जो है वही अपने एक्सपीरियंस से जो बच्चा सीखता है वो चीज़ आती है, ठीक है। लेकिन आप एक दूसरे से जो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी इमर्ज होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस में नहीं आते, वो डिस्कशन या इंक्वायरी या क्वेश्चन आंसर की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो एक्सपीरियंस का वहाँ पे कट जाता है। फिर हम लोग आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होता है, मानवतावादी काइंड चीज़ हो जाती है कि आपको लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में रखना है ना, कोई भी चीज़ को करते हुए या डिस्कशन करते हुए, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, वो प्यार से सीख जाए, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। कॉग्निटिव अप्रोच हो जाती है जिसमें आप लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें लगाते हैं, तो वो भी कॉग्निटिव जो है वो भी नहीं है, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर रहे हैं, तो ये हो जाती है कॉग्निटिव, सॉरी, इंक्वायरी अप्रोच, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।